बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इत्तेहादी कल एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतखाब लड़ेंगे। वो इंतखाब कैसा होगा और किन इशूज़ पे ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर मौशी नाकामियाँ हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन सी जमात उठाएगी? अगर सियासी नाकामियाँ हैं तो वो ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? ये ज़िम्मेदारी कैसे शेयर की जाएगी? कुछ थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज अभी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम देख रहे हैं कि चेंज हो रही है। फिर जो नई जमात बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, IPP, आज वज़ीर आला सिंध जो हैं उन्होंने IPP के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट किया। तो IPP जब जहन में आता है तो ज़ाहिर आपके जहन में सर्कुलर डेट और वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती है। बहरहाल जी, ये जो नई जमात बनी है इसके हवाले से नून लीग से मुतज़ाद बातें सामने आ रही हैं। कुछ तो रहनुमा कह रहे हैं जी कि हम इनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और सीट एडजस्टमेंट पे उनसे बात हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम किसी के साथ ना तो सीट एडजस्टमेंट करेंगे ना इत्तेहाद करेंगे। तो इज़ इट टू अर्ली कि इस तरह से इसको देखा जाए? क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो इंतखाब जब अनाउंस हो जाएंगे इंतखाबात और उसके बाद ये सारी सीट एडजस्टमेंट्स और सब चीज़ें होंगी। बहरहाल एक माहौल बनना शुरू हो गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। और अगर कोई अभी भी इफ़ एंड बट्स हैं तो वो क्यों हो सकते हैं, कुछ उसकी बात करेंगे। फिर हुकूमतें जो हैं वो बजट पेश कर रही हैं। हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया जिस पे मिला जुला रद्द अमल था, लेकिन जो लोग IMF से जितने भी मामलात पाकिस्तान के उनको क्लोजली देखते हैं, पाकिस्तान की मैशत को, ग्रोथ को देखते हैं, वो को बहुत ज़्यादा इस बात पे खुश नहीं हैं। उनका ख़्याल ये है कि दावे तो बहुत अच्छे हैं, वादे भी बहुत खुशनुमा हैं, दिल फरेब हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं नहीं कि सारे दावे और वादे पूरे कर पाए। PDM और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत या डार साहब इन वादों को पूरा करने में शायद इतने कामयाब नहीं होंगे जितना उनको लग रहा है। आज कल सिंध ने भी अपना बजट पेश किया। आज वहाँ पे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला ने, तो वहाँ पर भी सियासत बड़ी उलझी हुई है। तो जनाब, जमात इस्लामी है एक जो अपोजिशन में नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? अब तक ऐसे लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे होंगे PTI को जब इंतखाबात हो रहे होंगे और माइनस हो जाएंगे चेयरमैन PTI। ये बहुत सारे लोगों का दावा है। तो देखते हैं कि ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन अगेन सवाल वही है कि सियासी और मौशी पॉलिसीज़ जो आज हैं उसमें सब इत्तेहादी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, मुशावरत से फ़ैसले हो रहे हैं, तो किस बयानिए पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतखाब लड़ा जाएगा? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपको तारुफ़ करवा देते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर हैं। सेनेटर असद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। और बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट हैं जी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कामरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ कि ये जो हुकूमत है इस वक्त वो, अच्छा कामरान साहब से हम रब्ता करें जी, उनसे हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। तो असद अशरफ साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। कौन किस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेगा, किस पे ज़िम्मेदारी डाली जाएगी? अभी से आपके कुछ इत्तेहादी जो हैं वो ज़रा कहते हैं ना कि कुछ बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं, तो कुछ आपको भी लग रहा है कि कुछ बदलाव है सरकार में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो माशी या सियासी हालात हैं ये इस हुकूमत को विरसे में मिले हैं। हमेशा से ये बात कही जाती थी, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस बार भी ये विरसे में मिली है। आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि इसका ब्लेम दिया जाएगा, तो हम किसी को ब्लेम नहीं देते। हमारी जो सियासत है वो जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सियासत कर रही है उसका 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो अवाम की खिदमत है। और हमारे जब भी दौर है आपने देखा कि अवामी फलाई काम जो है अवाम की बेहतरी के लिए किए गए। हमारे जो पिछले हुक्मरान थे उनका तो एक ही एजेंडा था, और वो ये था कि अपने ओपोजिशन को जो है वो जेलों में डाला जाए। और देखें, चलता पलता जो है वो CPEC था उसको बंद किया गया, IMF से तो माहिदा करके अपोजिशन तो तोड़ा आज गया। भी जेलों में है डॉक्टर साहब, तब्दील क्या हुआ है? देखिए, कोई जो सियासी वर्कर है, मैं ये कहूँगा जो सियासी काम की वजह से कोई आमदन नहीं है।
अगर कोई अंदर है तो उस पर आप देखें किस किस्म के पर्चे हैं, उस पर हसास इदारों पर अटैक करने के पर्चे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हैं, एटीसी के और दूसरे जो हैं जलाओ घेराव के हैं। किसी पे ये नहीं है कि उसने कोई तकरीर ऐसी की है या कोई सियासी काम ऐसे किया है जो सियासी पार्टियां करती रही हैं। पीपल्स पार्टी भी करती रही है, हम भी करते रहे हैं और दूसरी पार्टियां भी करती रही हैं। सियासी पार्टियों का सियासी वर्कर जो प्योर पॉलिटिकल वर्कर है वो इस वक्त कोई भी अंदर नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने स्टेट की रिट को चैलेंज किया और स्टेट इंस्टीट्यूशन पे अटैक किया। ठीक है। तो ये कहना कि अभी भी अंदर है, इस तरह नहीं है। सबके लेकिन साथ लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब साफ बात करते हैं ना, मुझे तो ये लग रहा है और बहुत सारे और लोगों को मेरे साथ ये लग रहा है कि जो मुआशी कारकर्दगी है वो सारी जाएगी नून लीग के पल्ले में। और जाहिर है वो कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी तो है नहीं। आप तो आए थे महंगाई ख़त्म करने, आपने आप देखें 1 साल में कितने लोग जॉबलेस हो गए, ना आप महंगाई पे काबू पा पाए। देखिए, आप पिछले साल 11 अप्रैल को देख ले, उससे पहले ही पाकिस्तान के डिफॉल्ट का था। और फिर जिस तरह की बारूदी सुरंगें बिछाई गई हुकूमत के मामलात में, और आज तक मैं ये कहूँगा पिछले हफ्ते तक बजट आने की, ये काम 9 मई तक इसी तरह किया गया है कि स्टेट को किसी तरह फेल किया जाए और इसको जो है चलने ना दिया जाए सियासी और माशी तौर पर। देखें, सियासी जो माहौल है और माशी माहौल जो है वो दोनों डायरेक्टली इन रिलेशन है। अगर सियासी माहौल जितना अच्छा होगा उतनी आपकी माशी इस्तेकाम आएगा। तो आप देखें कि किस तरह इन्होंने बारूदी सुरंगें चले, आपने मेरा सवाल गोल कर दिया। मैं यही सवाल लेके मैं वापस आती हूँ। मैं वापस आती हूँ जी, ठीक है, मैं वापस आती हूँ। मैं ज़रा सेनेटर साहब को, कामरान साहब को भी शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। कामरान साहब, ज़ाहिर है एक यूनिक सिनेरियो है जिसमें एक बड़ा जो सियासी आप कह लीजिए लीडरशिप है वो सारी की सारी इकट्ठी है, हुकूमत में है और अब इंतखाबात में जाना है। और इंतखाबात में तो ज़ाहिर इंतखाबी सियासत तो एक दूसरे की कारकर्दगी और एक दूसरे के बयानिए के ख़िलाफ़ होती है। किस तरह का माहौल बनता हुआ आपको दिखाई देता है? स्पेशली ये जो नई पार्टी आई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको लगता है कि ये होगा आपका मुकाबला, चाहे वो सूबे जहाँ पे JUIF का वोट बैंक ज़्यादा है या बाकी जमातों का, ये मुकाबला होगा, ये अपोजिशन होगी, ये कंटेस्ट होगा आप लोगों का? देखिए, ये इस वक्त जो आपको हुकूमत में पार्टियां नजर आ रही हैं, ये भी जो है ना वो 40, 45, 50 दिन के बाद जो है वो इस हालत में नहीं होंगी। वो एक दूसरे से इलेक्शन लड़ रही होंगी। मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि कुछ पार्टियां आपस में कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट कर रही हों, मगर ये सूरत हाल नहीं होगी। सबके पास अपना अपना प्रोग्राम होगा, अपना अपना मंशूर हम लेके चलेंगे। और आपको जो इस वक्त पार्टियां इकट्ठी नजर आ रही हैं वो आपस में एक दूसरे के मुकाबले भी नजर आ रही होंगी। सारी नहीं होंगी तो कम से कम बहुत सारी होंगी। बाकी वो इस्तेकाम पार्टी जो है वो तो पहले भी, जब से भी वो पार्टी है वो एक ही पार्टी है। वो अगर आप उसकी हैयत पे गौर नहीं कर रही हैं शायद, वो उसकी हैयत पे गौर करेंगी तो आप पाकिस्तान बनने से इवन पहले तक भी आप ले जाए तो आपको इसी तरह की पार्टी मिलेगी। और उसके बाद भी पाकिस्तान बनने से बाद भी जो है नाम यकीनन बदल गए होंगे, मगर उनका जो कुछ भी है वो एक एलीट है, वो एक इलेक्टेबल हैं, वो फर्क डाल देते हैं इलेक्शन में। यकीनन ये होता है, मगर बहरहाल जो है ना वो पार्टी थी, है, शायद अभी आगे कम से कम मुस्तकबिल करीब में तो वो रहेगी और वो इसी तरह फर्क डालती रहेगी। आपकी जमात में भी ज़ाहिर है कुछ PTI के लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बातचीत हो रही थी, तो आप लोग भी वेलकम कर रहे हैं? आपके पास भी गुंजाइश है अभी, क्योंकि बहुत सारी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो अभी रहती है PTI में, तो इम्कानात हैं कि वो भी निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। JUI का जो एक तरीकाकार है वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन किताबें चलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन किताबें अगर चलेंगे किसी को हम रोक तो नहीं सकते कि वो ये कहे कि वो हमारी पार्टी में अगर वो मेंबर अगर बनना चाहे तो मेंबर बन सकता है। मगर ये अगर उसके लिए अगर वो कल टिकट की बात आ जाएगी तो जहाँ पे वो जो हमारे सेटल हल्के हैं, जहाँ पे हमारी जो मतलब हमारे से मंसूब हल्के हैं, वहाँ तो वो हमारा अपना वर्कर इलेक्शन लड़ेगा। वहाँ पे वो दूसरा जो है ना वो आके ऐसे नहीं होगा कि वो किसी को। ठीक है, राजा साहब किस तरह से देख रहे हैं आप अब ये जो
माहौल बन रहा है, पहले तो ये बताइए कि आपको लग रहा है क्योंकि अब तो इलेक्शन में बजट भी मुख्तस हो गया आम इंतखाबात के लिए, तो यू थिंक कि आम इंतखाबात वक्त पे हो रहे हैं, और आप क्या कैसे देखते हैं ये कैसा कंटेस्ट होगा इतने बुरे मौशी हालात में? ये सारी जमातें जो हुकूमत में, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। देखिए तंजीला, इलेक्शंस तो लग रहा है कि होने ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और अगर उसमें मजीद कोई नया तजर्बा किया गया, जैसे कि हमने देखा कि पंजाब में और केपी में जो केयर टेकर हुकूमतें हैं उन्हें एक्सटेंशन दी की, और उसकी वजह से अभी तो एक पार्टी है पीटीआई जिसके खिलाफ क्रश करने का प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बाहर होती हैं और एक केयर टेकर आ जाती है, फिर उसे एक्सटेंशन दी जाए या उसे प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की गई, तो फिर मुस्लिम लीग नून भी उसके खिलाफ एहतजाज कर रही होगी, यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी भी कर रही होगी, एएनपी भी, जेयूआई भी। तो ये बड़ी एक मुश्किल सी चीज हो जाएगी कि उसको सस्टेन किया जाए कि ऐसी कोई गवर्नमेंट आगे चल पाएगी। अब इलेक्शंस ने होना है, ऑब्वियसली अगर इलेक्शंस होंगे तो ये पार्टीज जो 180 डिग्रीज हैं अपने नजरिए में, अपनी पॉलिटिक्स में, तमाम अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो ये यकीनी तौर पे एक दूसरे के खिलाफ आपको बिल्कुल ओपनली ड्रैगर्स ड्रॉन नजर आएंगे और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे। और इसमें ज्यादा क्रिटिसिज्म जो हमें नजर आएगा वो मुस्लिम लीग नून की तरफ बाकी पार्टीज करेंगी, क्योंकि जो मेजर हमारी मिनिस्ट्रीज थी जिसमें सबसे पहले अगर जो वजीर आजम होता है वो टीम का कैप्टन होता है, शहबाज शरीफ साहब, तो तमाम बर्डन उन पे चला जाएगा। फिर इकोनॉमी की अगर सिचुएशन पे बहस होगी या उसको पॉलिटिक्स होगी तो इसहाक डार साहब ब्लेम होगा मुस्लिम लीग नून का। फिर अगर इंटीरियर और लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी दोबारा से चला जाएगा। आपने जरा ज्यादा तफसील से बता दिया। मैं सेनेटर साहब को, डॉक्टर साहब को यही कह रही थी कि लग ये रहा है कि ज्यादा तोपों का रुख जो है वो आपकी तरफ होगा। तो आपको भी यही लग रहा है कि नून जो है उसको जिम्मेदार करार देंगे उनके अपने साथी इत्तेहादी जो आज साथ हैं? राजा साहब जी मुझसे पूछ रही हैं? जी मैं कह रही हूँ आपको ये लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल देंगे। और देखिए इलेक्शन में ऑब्वियसली इसी बात पे होना है। अब इस बात पे इलेक्शन या आवाम नहीं होगी कि जनाब पिछली हुकूमत से, उससे पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, आवाम ये नहीं सुनेगी। आवाम ने तो एक ये सुनना है कि आप आए थे महंगाई खत्म करने के लिए, बताइए आपकी 14 माह की, 15 माह की, 16 माह की क्या कारकर्दगी है। उस पे जब सवाल होंगे तो फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये दो नुक्ते हैं, इस पे आप जरा कमेंट कर दीजिए जल्दी से। मैं फिर कामरान साहब से जरा इसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी कि राजा साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने केयर टेकर सेटअप, जाहिर है आप लोगों ने डिसाइड करना है, उसमें भी कोई ऐसा इफ एंड बट्स रहते हैं कि वो भी प्रोलॉन्ग कर जाए जैसे केपी में और पंजाब में हो गया? देखिए केयर टेकर सेटअप जो है वो हुकूमती पार्टी और अपोजिशन लीडर जो है वो मिलकर करते हैं, तो उसमें जो है पहले भी मुशावरत की गई, अब आइंदा भी होगी। और जैसे आपने कहा यहाँ पर कोalition पार्टीज की हुकूमत है, जिसके पास जो मिनिस्ट्री है वो आवाम के पास जाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में क्या पाकिस्तान के लिए किया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिसके पास है वो एजुकेशन वाली, रिलीजियस जो है वो सब बताएंगे आवाम को। आवाम समझदार है, वो समझते हैं कि ये चीज़ें पिछले अप्रैल से लेकर और आज तक बेहतरी की तरफ गई हैं, स्ट्रीमलाइन हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो रही हैं बेहतरी के लिए। ये सब चीज़ें उनके सामने हैं और यही वजह है कि देखें पिछले 18 से लेकर और 21 तक लोगों का, सरकारी मुलाजमीन का, पेंशनर्स का और दूसरे लोगों का जो है वो क्या हाल हुआ किस महंगाई के साथ। और ये हुकूमत आते ही पहले बजट में उन्होंने 35% जो है 35% इंक्रीज़ किया है जो 1 से 16 तक, और उसके बाद 30% की है 17 से 22 तक, और 17.5 17.5% जो है पेंशनर्स के लिए की है। तो ये चीज़ें जो है ये लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ ये देख रहे हैं बल्कि एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ें भी लोग देख रहे हैं कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, आप एजुकेशन में क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन उनको नजर आ जाएगी। आखिरी बजट जो
पीटीआई लास्ट हुकूमत भी दिया था, उसमें पीएसडीपी जो था वो 550 पे लेके थे, जबकि 2018 में वो 1150 अरब रुपए था। जो ठीक है। इस अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वापस बजट आती में हूँ। भी अब आप ये जो भारत आप ये जो में नंबर्स दे रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इसको मायरीन ये कह रहे हैं कि आप लोग अगली हुकूमत के लिए, यानी कि आज की जो हुकूमत है इसी में से किसी ने आगे हुकूमत संभालनी है, अपेरेंटली लोगों को ये लग रहा है, तो आप अपनी हुकूमत के लिए बहुत सारे मसले पैदा कर रहे हैं आइंदा आने वाली जो भी होगी, जो भी पार्टी होगी। सो इस पर मैं बात करूँगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, राजा साहब कह रहे थे अमर अब्बास साहब के एक्सटेंशन मिली सूबाई जो निगरान हुकूमतें हैं, अब आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल मरकज़ में भी हो सकती है अभी भी, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं सरफेस करती हैं जब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को हम देखते हैं कि 2 साल के लिए एक निगरान सेटअप ले आया जाए, एक टेक्नोक्रेट सेटअप ले आया जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट लेके आई जाए। तो जाहिर है आप हुकूमत के इत्तेहादी, आपने कभी कोई ऐसी बात सुनी है या ये सब आपको लगता है कि नहीं ये बस स्टेबल स्टोरीज हैं और वक्त पर हो जाएंगे इंतखाबात? देखिए, शुक्र का हमारा कल और आज था और इसमें हम बिल्कुल हम अपने तौर पे तय करके बैठे हुए हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होना है और ये इलेक्शन हो रहा है और हमने इस हवाले से गुफ्तगू भी की और फैसले भी किए। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून का भी मुझे पता है कि वो भी तय करके बैठे हैं कि वो इलेक्शन अपने वक्त पे होना है। एक स्टेटमेंट शायद जरदारी साहब का आया था जिसको मैनिपुलेट किया गया या जिस तरह से पता नहीं क्या उसमें क्या सेंस था उसका, किसी इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं कराऊंगा या मैं चाहूंगा, कुछ इस तरह की बात आई थी जिससे फिर जो ना मुख्तलिफ मतलब निकाले गए। मगर ये रेस्ट अश्योर के इसमें असेंबली जो है वो हमारी एक दिन भी ऊपर नहीं चलेगी। ये मुमकिन है कि हफ्ता पहले टूट जाए और अगर हफ्ता पहले टूटती है तो फिर आप लोग मतलब फिर नवंबर में भी हो सकते हैं जाके इंतखाबात। वो एक इंतजाम होगा कि जी उनको 30 दिन अगर फर्ज कर लीजिए कि इलेक्शन वो आगे करना चाहें और उसमें ना इंतजाम पूरा हो रहा हो तो ये एक इंतजाम वो मुमकिन तौर पे हो सकता है। 2, 4, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन पहले हम आ सकते हैं, मगर एक दिन भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। हम ये काम नहीं करेंगे कि जी इमरान खान साहब ने जो है तारीखी तौर पे 1 साल के अंदर 3 असम्बलियां तोड़ी थी, अपनी असम्बली भी तोड़ी और उसके बाद 2 सूबाई असम्बलियां जिसमें वो एलियन थे उसको भी तोड़वाया। तो ये हम ये काम नहीं करने जा रहे, हम ये अपने आप को एक्सटेंशन नहीं देने जा रहे, हम कोई ऐसा काम नहीं करने चाह रहे कि जिसके लिए बाद में जो है ना वो हमारे नाम के साथ कोई गिले और शिकवे लगाए जाए। सही। हमारी तरफ से ना वो 1 हफ्ता भी मजीद आगे नहीं चलेगी, बल्कि 1 हफ्ता पहले जो है ना वो मुमकिन हो सकती है। डॉक्टर साहब, मियाँ साहब की वापसी जो है वो कब तक मुतवक्के है, क्योंकि नून लीग ऐसे लग रहा है कि इंतखाबी मुहिम का आगाज़ एक तरह से कर रही है और कहा यह गया था कि जब इंतखाबी मुहिम है अगले इंतखाबात की वो मियाँ साहब आके लीड करेंगे, तो कब तक एक्सपेक्टेड है उनकी वापसी? देखिए ये टाइम जो है ये तो मियाँ साहब खुद ही देंगे और जिन हालात में वो गए थे और जिस तरह गए थे वो आप देखें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये आवाज़ें उठने लग गई हैं कि ये पनामा अकामा ये क्या चीज़ें थी और आज भी वो लोग बैठे हुए वहाँ पर और शर्मिंदा तो होते होंगे और सोचते होंगे कि क्या है और बड़ी ज़्यादती है और ज़्यादती का ज़ाला होना चाहिए। बेहतर है कि देखें अब 400 से प्लस थे, 450 के करीब पनामा तो अभी ये जो तरमीम आई हैं इससे वो आके करेंगे फाइल, उनको खुद करना पड़ेगा? जी देखें अभी तो वो 100 मोटो फिर लिया हुआ है और उसके जजेस ने तो अभी वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए मेरा ख्याल है वो उसको किया हुआ है, अभी उसका कोई नहीं कुछ पेंडिंग है। जैसे वो लगेगा उसका फैसला होगा फिर करेंगे, बिल्कुल करेंगे और जो चीज़ भी लीगल होगी उसको किया जाएगा, परस्यू किया जाएगा एज पर लॉ ऑफ द टाइम और रिव्यू डाला जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, कामरान साहब इस पे आपकी क्या टेक है? ये जो मामला जो अभी तक जाहिर है हुकूमत है तो अपनी तरफ से
कानून पास कर दिए हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ है मामला। जो कानून पास हो गए हैं, कानून को इस तरह से सस्पेंड नहीं किया जाता, और फिर सस्पेंड अगर कर भी लिया जाए और इस तरह से वो एक इम्प्रेशन जो है ना वो क्रिएट कर दिया जाए कि ये जो साथ में दाएं बाजू पे जो असेंबली बैठी हुई है वो कोई इस तरह के काम कर रही है, कोई जो दस्तूर के मुताबिक में नहीं है। पूरे का पूरा कानून तो ये नहीं कहा जा सकता कि दस्तूर के मुताबिक में नहीं है। कोई एक आध अगर सेक्शन किसी के हवाले से कभी होती भी है तो वो अलग से चैलेंज होती है, और वो इस तरह से जो है उसको इतने फास्ट ट्रैक पे नहीं डाला जा रहा। सही। तो जो फास्ट ट्रैक डाल दिया जाए और उसके बाद स्टे भी दे दिया जाए तो ये बाजार लड़ाई और झगड़े का तासुर अदालत के लिए मुनासिब। ठीक है राजा साहब, आप किस तरह से देखते हैं चेयरमैन पीटीआई को? ये अब उनके करीबी लोग ये दावा करते हैं, उनको यकीन हो चला है कि उनको माइनस किया जाएगा, उनको नाअहल किया जाएगा, और हुकूमती ज़राए भी ये दावा करते हैं कि उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फ़ैसला हो चुका है। तो उस सूरत में पीटीआई का मुस्तकबिल शाह महमूद कुरैशी आपको लगता है लीड कर पाएंगे? करीबी लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। अब वो भले से जो भी दावे करते रहे, और जो शाह महमूद हैं उन्होंने तो कहा है कि इमरान खान कल भी लीडर थे, आज भी लीडर हैं और वही करेंगे। और जहां तक बात रही कि जी डिस्क्वालिफिकेशन की, अगर हुकूमत उनको डिस्क्वालीफाई करती है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ज़हन में ये रखिए कि कोई एक दिन में या एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी। केसेस का ट्रायल चलना है, पूरा एविडेंस आना है, केस चलेगा, फैसला आएगा, फिर वो अपील में जाएगा। तो इस अंदाज में तो डिस्क्वालिफिकेशन होती हुई नजर नहीं आ रही। ये आप फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर फास्ट ट्रैक भी होगा तो भी इतना टाइम लगेगा? तो भी टाइम लगेगा, बिल्कुल उसमें टाइम लगेगा। पहली बात तो यह है कि फौजी अदालतों में जब जाएगा तो तब पता चलेगा ना, फिर उसके बाद स्टे हो जाता है, नहीं होता है, चैलेंज होता है, बहुत से अदालती तरीकेकार हैं। फिर उसके बाद अगर पार्टी को ये पूरे को बैन किया जाता है, वो भी हुकूमत के बस में नहीं है, वो भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको करना है। तो ये एक ख्वाहिश तो अच्छी है जो अपोजिट पीडीएम की कि जी ठीक है लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, लेकिन इससे वो जो बात हो रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, फिर आपको वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। फिर जो इलेक्शंस होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी भी उस अंदाज में नजर नहीं आएगी। तो लेट्स सी कि अब किस अंदाज में आगे चीजें बढ़ती हैं कि जी ये केसेस क्या इमरान खान साहब को कोयटा में जो वकील साहब मरे हैं उनके केस में फांसी हो जाती है 109 में। अब कामरान साहब कोयटा से हैं, इन्हें ज्यादा बेहतर पता होगा उस केस के मेरिट्स का। तो अब देखते हैं कि जो अदालतें हैं वो तो एविडेंस पे चलती हैं ना, वो मंशा पे नहीं चलती। तो कौन सा एविडेंस आता है, तो लेट्स सी कि कौन सी चीजें अदालत में। अभी तक तो अदालत में कुछ जो से इनकी जितने भी वो तरीके हो रहे हैं 150-200 जो FIRs हैं उसमें बेलें भी हो रही हैं और रिलीफ भी मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा ब्रेक ले लूँ। ये जो आपने कामरान साहब के लिए सवाल छोड़ा ये मैं भी उनसे पूछूंगी ब्रेक के बाद। जी हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दो सवाल हैं जो मैं चाहती हूँ कि अपने मेहमानों के सामने रखूँ। जो सबसे पहला जो अभी सवाल आखिरी सेगमेंट में है राजा साहब, वो आपसे मैं कर लेती हूँ कि अभी भी PTI जो है वो दावा करती है कि वो मकबूल तरीन जमात हैं मुल्क में और बिलखुसूस पंजाब में। आप इस दावे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको अगर हम ग्राउंड पे देखें तो जब PTI हुकूमत में थी तो यकीनी तौर पे उस वक्त उसकी मकबूलियत में बहुत कमी आ रही थी और उसका ग्राफ गिर रहा था, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये जैसे अभी ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस, दूसरे इलेक्शंस जो उनसे थे उसमें PTI हुकूमत में होते हुए आ रही थी। लेकिन जब से हुकूमत चेंज हुई, PTI बाहर गई, उन्होंने जलसे किए, जुलूस किए, और खाली शहरों में नहीं किए, 30 उन्होंने कोई 50 के करीब जलसे किए। और हमने नतीजा देखना है कि उन बाय इलेक्शन से जो 30 सीटों पे 35 सीटों पे थे 30 वो जीत गए,
दूसरे इलेक्शंस थे, तो ऑब्वियसली आवाम ने उनको वोट दिया। और आज से 9 मई से और पहले की अगर हम ये जो बात, इतने बड़े बड़े जी, जी। लीडर्स निकल गए हैं, जो करीबी, आप कह रहे थे कि करीबी तो सारे निकल गए, इनके निकलने से कोई फर्क पड़ेगा पीटीआई के वोट बैंक पे? नहीं पड़ेगा। देखिए, इन लीडर्स के निकलने से पीटीआई पे ये फर्क पड़ेगा कि पीटीआई का जो जेन्युइन उसकी लीडरशिप है वो सामने आएगी, और अवाम शायद इन लीडरशिप के मुकाबले में उनको ज्यादा पसंद करेगी और ज्यादा वोट देगी। तो मैं नहीं समझता कि इस लीडरशिप के निकलने से किसी किस्म का पीटीआई के वोट बैंक पे कोई असर होगा। कामरान साहब, अगर पीटीआई पे पाबंदी लग जाती है, ये पाबंदी लगने का ऑप्शन अभी भी आपको लगता है कि हुकूमत इसको सोचती है? देखिए, मैं लग जाती है ये तो होगा, हुकूमत की ये सोच नहीं है कि पीटीआई पे पाबंदी लग जाए। पीटीआई का कोई शख्स जो है वो अगर किसी हरकत के नतीजे में डिस्क्वालीफाई होता है तो ये एक अलग से मामला होगा, मगर बतौर जमात जो है वो ना तो हम किसी पाबंदी के हक में है और ना कोई ऐसी मूव मौजूद है, तो पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन एक चीज़ और भी जो आ रही है, और वो राय ये ऐसे तस्वर किया जा रहा है, जिस तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग गए, वो तमाम लोग ज़ाहिर है जो पीटीआई में थे तो उनके ऊपर मुकदमात बन रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, आप उधर गए हैं तो वो अच्छे हो गए। तो ऐसे भी लग रहा है कि शायद ये इलेक्शन से पहले ही नतीजा कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि ये पावर शेयर हो जाएगा, जहांगीर तरीन साहब को इतना शेयर मिल जाए। कुछ आपको भी ऐसा लगता है कामरान साहब? ये हमेशा से ये जो पार्टी है जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान वाले, इसमें ये पार्टी क्या, आज इसका नाम जो है ना कुछ और रख दीजिए, ये लोग तो पहले मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं और शायद कल भी मौजूद रहे। ये वो इलेक्टेबल हैं जिनकी बुनियाद पे जो है वो हुकूमतें, ये उनमें भी आप कह सकते हैं मौजूद रहे या इनमें बहुत से रहे, इनमें से बहुत से दोस्त जो है वो पीपल्स पार्टी में भी मौजूद रहे। तो ये ऐसे लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, वो मामला देख के अपना वजन जो है उन्होंने कहाँ पे डालना है वो प्लस माइनस करते हैं, उनके अपने वोट बैंक है, और वो वोट बैंक जो है ना वो किसी पार्टी के साथ मिला के या अपने मुकाबले को देख के वो जो है ना 2, 4, 6 महीने पहले डिसाइड करते हैं। तो यकीनन ये जैसे पाकिस्तान में मैटर करते हैं, और जब तक पाकिस्तान में ये फ्यूडल सिस्टम है उस वक्त तक ये मैटर करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे कम्पीट करेंगे आप? एक तरफ इलेक्टेबल्स का एक बहुत बड़ा चंक है और जाहिर है वो अपेरेंटली एक अपोजिशन जमात है, दूसरी तरफ पीटीआई अभी भी ये दावा करती है कि वो सबसे मकबूल जमात है। मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे दावा करते हैं कि वो सबसे मकबूल जमात है, जबकि आप देखें कराची का लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ तो वो कितने तीसरे नंबर पे आए उससे पहले कौमी असेंबली में आए तो 5वें नंबर पे आए, तहरीक लबैक के भी पीछे चले गए। इसी तरह अभी बाग में इलेक्शन हुआ तो 35,000 का वोट था जो 5,000 पे चला गया। आप देखें ना, ये किस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि ये जो है मोस्ट पॉपुलर है। ये तो इलेक्शन वाले दिन पता लगता है कि कौन सी पार्टी कौन सा वो है। दूसरी बात, ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ये ओवरनाइट एमएनए के कैंडिडेट नहीं होते, ये पार्टियों की इन्वेस्टमेंट होती है, पॉलिटिकल ग्रूमिंग होती है। पहले नाज़म काउंसलर से होते हुए ओवरनाइट कोई एमपीए का कैंडिडेट नहीं बन जाता और वो विनिंग पोजीशन में नहीं होता। लोगों के राब्ते होते हैं, इन लोगों के जो पार्टीज के नीचे कारकुन होते हैं, जो ये कैंडिडेट होते हैं, इनकी बरसों की मेहनत होती है लोगों से राब्तों की, और यही जीतते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर असेंबली में 30% तो क्या अब भी आपको लगता है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो विनिंग पोजीशन में रहेंगे? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई ने ये भी कहा था कि इलेक्टेबल्स की सियासत अब नहीं चलेगी, वो अवाम उसको मुस्तरद करेंगे। देखिए, ये बड़ी गलत फहमी है। शहरों में तो कुछ हो सकता है, जो सेंट्रल ऑफ द सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, लाहौर में, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, इस तरह के मुल्तान शहर हैं। लेकिन जब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो और पेरीफेरी में जाते हो और देहातों में जाते हो और गोठों में जाते हो तो वहाँ सिनेरियो पॉलिटिकल बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ पर यहाँ पर वो विनिंग कैंडिडेट होते हैं। ये जो इस्तेकाम पार्टी बनी आईपीपी जो है, इसमें आप देखिए कौन लोग हैं, वो लोग हैवी वेट्स हैं जो हमेशा जीतते आए हैं। बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी राजा अमर अब्बास साहब, सेनेटर असद अशरफ साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आपने गुफ्तगू सुनी थी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।